हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमने शुरू कर दी है डिटरमिनर्स को लेकर, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका मतलब इससे पहले हम अपना पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड थे, तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स निकल के वहां से हमने सीखे भी। आपको प्रीवियस ईयर का यूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही नया क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। जब भी आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे और जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो भी उतना ही सेम रहेगा जो हमारा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि एग्जामिनर उसी कॉन्सेप्ट को रखकर क्वेश्चन बनाता है जो आपने सीखा है डिटरमिनर्स में। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज में बदलाव किया जाएगा और उनके टाइप में बदलाव किया जा सकता है। एरर की जगह वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आपसे एरर पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो थ्योरी में भी मैं आपको बार बार कॉन्सेप्ट को सीखने की बात करता हूं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने 3 बार सीखते हैं। एक बार थ्योरी में सीखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब सीखते हैं, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो मोटिव होता है, जो हमारा लक्ष्य या फिर मैं कहें जो मुख्य बिंदु, जो हमारी जिस बात को हम जो प्रीवियस ईयर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये मोटिव रहता है कि अगर आपका कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है, वहां क्वेश्चन की तरह आप रिवाइज करिए। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले भी हमने 25 किए, तो जब हम 25 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे तो उन 25 में से आप रखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नहीं आते। जो नहीं आते उनमें क्या गलती है, कौन से कॉन्सेप्ट से गलती है, उनको आप नोट डाउन करिए। दोबारा वीडियोस को देखिए थ्योरी के, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, फिर दोबारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, टेक्निक सही बनाइए अपने पढ़ने की। एक जगह पर आप क्वेश्चन लिखिए 1 to 25, फिर उसके बाद लिखिए कितने आपने सही करे खुद से, उसके बाद अगर गलत होता है तो आपको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके दे रहे हैं किस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, क्या उसमें एरर है, क्या उसमें ठीक किया जा सकता है। अगर आपका भी वही आंसर है तो बिल्कुल, फिर फिर इसका मतलब ये रहता है कि कॉन्सेप्ट आपको आता है। अगर गलत है तो आप थ्योरी में जाइए, कॉन्सेप्ट को देखिए। तो 1 by 1 अब हम क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं एक एक करके। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो हेडमास्टर ने टीचर्स को इंस्ट्रक्टेड करा क्या, कि जो राइट हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स किस चीज के लिए, फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के रूल्स को फॉलो करने के लिए। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दा लगा दिया स्कूल से पहले, यानी इन्होंने जो स्कूल है, इन्होंने स्कूल को डेफिनेट कर दिया। जो राइटर आपको बता रहा है अपने रीडर को, जिन एग्जामिनर ने आपसे ये सवाल दिया, तो एग्जामिनर ने स्कूल को डेफिनेट कर दिया आपके लिए, और रूल्स को भी डेफिनेट कर दिया, क्योंकि जो रूल्स हेडमास्टर ने इंस्ट्रक्टर्स को, जो टीचर्स को पास किए, वो अपने आप में यूनिक हैं, डेफिनेट हैं, और वो रूल्स किस स्कूल से रिगार्डिंग है, वो स्कूल भी आपको डेफिनेट कर दिया। तो जरा ध्यान से देखिए, द टीचर्स से भी पहले आपने दा लगा दिया, यानी उन्हीं टीचर्स को दिए हैं जो उस स्कूल के अंदर है। तो यहाँ पर भी डेफिनेट है, स्कूल भी डेफिनेट है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है किस स्कूल के बारे में अगर बात हो रही है तो हम उसके हेडमास्टर को भी तो जानते होंगे। एग्जामिनर आपसे यही बोल रहा है, अगर मैं आपको स्कूल डेफिनेट करके दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता के चलता हूँ कि आप इस स्कूल के बारे में जानते हो, तो क्या आप उन टीचर्स को जानते हो? बिल्कुल। अगर आप स्कूल को जानते हो तो उन टीचर्स को भी जानते होंगे, और वहां पर रहे हेडमास्टर को भी जानते रहेंगे। तो इसीलिए हेडमास्टर को भी तो आपको डेफिनेट बताना है, तो इसीलिए द हेडमास्टर होगा। तो ए पार्ट में एरर है, इसको हम टिक करेंगे, द हेडमास्टर, राइट। सो द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ए पार्ट में एरर है, इसे हम टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ इंटरेस्टिंग बुक A Tale of Two Cities। तो इंटरेस्टिंग बुक कौन सी है? A Tale of Two Cities was written by, अब ये पैसिव फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया was written by अलेक्जेंडर ड्यूमस। तो ड्यूमस जो है राइटर है, अलेक्जेंडर ड्यूमस है, काफी अच्छी बुक है, काफी फेमस बुक है A Tale of Two Cities। किनके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर ड्यूमस। कौन सी, कैसी बुक है? इंटरेस्टिंग बुक।
अब बुक क्या है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ ए और एन तो आना चाहिए बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग, इन, ई किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट और वोवल, वोवल का साउंड आ रहा है, तो यहां पर ए गलत है, इसकी जगह पे आएगा एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इसको ठीक करिए, एन इंटरेस्टिंग बुक। सो ए पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची, सही नाम है इसका, विंसी नहीं पढ़ना, लियोनार्डो दा विंची वॉज द लेफ्ट हैंडेड, एन इटालियन आर्टिस्ट, इटली के आर्टिस्ट थे वो, और इन्वेंटर जिन्होंने कुछ बनाया, इन्वेंटर क्या नाम है उनका, लियोनार्डो दा विंची, कैसे थे वो, लेफ्ट हैंडेड, यानी वो अपने बाएं हाथ से काम करते थे। आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे भी होते हैं, काफी, या कुछ की बात करो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बाएं हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दायां यूज करते हो तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने बाएं हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बाएं हाथ से लिखते हैं और जो भी मेजर काम होते हैं वो अपने बाएं हाथ से करते हैं। तो ऐसे ही इटालियन आर्टिस्ट और इन्वेंटर थे लियोनार्डो दा विंची। तो जब भी आप ऐसे लिखोगे कि वो कैसे थे या किस तरीके से थे, तो आपको द लेफ्ट हैंडेड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके बारे में बताया गया है, राइट, वॉज लेफ्ट हैंडेड। तो यहां द क्यों यूज कर रहे हो आप, हैंडेड यहां पर आपको कोई नाउन नहीं आया है, लेफ्ट हैंडेड का मतलब है कि वो इस अपने बाएं हाथ को ज्यादा काम में इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं करना है आपको, तो द आप यहां से हटाएंगे, सी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सुडोको। सुडोको आपने एक गेम है सुडोको, अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से उसमें कॉलम्स बने रहते हैं, राइट, और कुछ रो बनी रहती हैं, आपको 1 to लेके 9 तक जो है नंबर फिल करना होता है। कंडीशन ये होती है कि इस रो में वह नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ना इस रो में रिपीट होना चाहिए, और एक अलग से कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर भी वो नहीं आना चाहिए। आपको ऐसे गेम्स खेलने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके मेंटल एप्टीट्यूड को बढ़ाएंगे। सो क्वेश्चन पे लौटते हैं। सुडोको वाज फर्स्ट डिजाइन्ड इन द 1970s। तो सुडोको को कब डिजाइन करा गया, इन द 1970s बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट, तो किसी रिटायर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा, एंड फ्रीलांस पजल, और फ्रीलांस पजल है ये, नो एरर कंस्ट्रक्टर, यानी इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, सुडोको वाज फर्स्ट डिजाइन इन दी 1970s, तो यहाँ पर द हमें लगाना ही क्यों है, इन 1970s आएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, 1970 1970s में करा है, स्पेसिफिक मैंने कोई टाइम डेट मेंशन नहीं किया है, मैंने एक ईयर बताया कि 1970s के दौरान उस सुडोको को डिजाइन किया गया था, तो द नहीं आएगा, ए पार्ट में एरर है। सिंपली सुडोको वाज फर्स्ट डिजाइन इन 1970s बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द डोडो। तो बोला गया कि किस तरीके का एनिमल है ये डोडो, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी डिस्कस करा था, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर, तो दा नहीं आएगा, राइट, तो दा नहीं आएगा, सिंपली हम यहां से दा हटा देंगे और इसको इस तरीके से बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज डोडो, किस तरीके का ये जानवर है डोडो। सी पार्ट में एरर है, दा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यानी अब आप इसमें से ध्यान से देखना पड़ेगा आपको एरर कहां पर है। द सिंगल बिगेस्ट गेनर इन दिस प्रोसेस was ITC Gold Flake Kings, and sales are estimated to have moved up from 50 million to 200 million sticks per month during 1987 and last year. ध्यान से देखिए, द सिंगल बिगेस्ट गेनर, इस प्रोसेस का जो सबसे बड़ा, अब देखिए बिगेस्ट आ गया ना, तो द हम उनके साथ भी लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, फार्देस्ट, स्मॉलेस्ट, इन सब के लिए दा यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। कौन था, वॉज आईटीसी गोल्ड फ्लेक किंग्स, तो कौन था, आईटीसी गोल्ड फ्लेक किंग्स था, एंड सेल्स, उन्होंने सेल कितना किया, आर एस्टिमेटेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम 50 मिलियन से 200 मिलियन स्टिक्स, यानी उनकी सेल बढ़ गई पर मंथ ड्यूरिंग 1987 और पिछले साल। जरा ध्यान देखिए, तो ये लास्ट ईयर आपको पता है, अगर हम आज की बात करें तो जो हमारा लास्ट ईयर है उसकी बात कर रहे हैं, राइट, तो यहां पर द लास्ट ईयर होगा, द लास्ट ईयर, तो आपको पढ़ाया है लास्ट, इससे पहले आप द यूज कर सकते हो, द लास्ट ईयर, राइट। सी
पार्ट में एरर है, इसमें आप द को लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट? सो if a man diligently seeks to come into contact with the best that has been taught and said in this world, he will become simple and selfish. दोबारा पढ़िए। If a man diligently seeks to become into, अब into के साथ देखिए into the contact, तो यहां पर दा लिखने की जरूरत नहीं है, into contact लिख सकते हो with the best। कोई भी diligently man किसी बेस्ट के कांटेक्ट में आता है, दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन दिस वर्ल्ड, ही विल बी बिकम सिंपल एंड सेल्फिश। तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, राइट? ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, रिमेंबर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ एंड योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट यू आर एबल टू गिव एंड गेट फ्रॉम योर अदर टीम मेंबर्स। तो जरा ध्यान से देखिए, रिमेंबर दैट यू आर, आप जो हो टीम का एक पार्ट हो, आप टीम का एक पार्ट हो। ध्यान से सुनिए, यू आर पार्ट ऑफ टीम, यहां पर कुछ मिसिंग है, ऑफ द टीम। ऑफ द टीम के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया होगा, कोई स्पेसिफिक टीम है। और आपकी जो सक्सेस है, योर सक्सेस डिपेंड्स, आपकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? सपोर्ट के आगे दा क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो सपोर्ट इसको मिल रहा है, टू गिव, जो आपको सपोर्ट देना है और जो मिलेगा टीम मेंबर से, तो सपोर्ट स्पेसिफिक हो गया। जो आप सपोर्ट अपने टीम मेंबर को करोगे और जो टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट स्पेसिफिक है। सपोर्ट को डेफिनेट कर दिया कि कहां से सपोर्ट आ रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर दा सही है और उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। लेकिन जब आप ये बताइए, जब आपको बोला गया कि आप एक टीम का हिस्सा हो, तो आप एक टीम का हिस्सा हो, सो यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम। ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में ए को लगाएंगे आप, ए अ पार्ट ऑफ द टीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट, राइट? सो अब ध्यान से देखिए, अ मिल्क, एक दूध, जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर मिल्क, अ मिल्क होगा या फिर मिल्क एज अ मटेरियल बात करी गई है, कि जो मिल्क, जो दूध को लेकर जो बात करी गई है कि एक दूध होगा, या जो दूध आप किसी भी दूध को लेकर बात कर लीजिए, तो यहाँ पर मिल्क नेचर की बात करी गई है, मिल्क के बारे में बात करी गई है, तो ए मिल्क नहीं होगा, सिंपली मिल्क। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मिल्क। आ मिल्क नहीं होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन और फॉर अ न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट। तो मिल्क क्या करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो ए पार्ट में एरर है, आ हटा देंगे हम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताने हैं इसमें से कौन से अप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? बाय डैश यूनाइटेड। ध्यान से देखिए, मैं इसको एम्फसाइज करता हूं, यूनाइटेड, या का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन तो यूज नहीं होगा, पहला कंडीशन कट गया। By united struggle, many achieve success. तो by the united struggle होगा, by a united struggle होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, by a united struggle we may achieve any success, या we may achieve many successes, right? Now question number 11, right? So he works hard by day and sleeps soundly at night with dash clear consciences, with dash clear consciences। जरा ध्यान से देखिए, with preposition। अगर आपको consciences का मतलब नहीं पता, अब हम मान के चलते आपको नहीं पता, होमवर्क है, मीनिंग ढूंढ के लाइए, इस तरीके से आपकी वोकैब भी तैयार होगी। लेकिन आपको ये तो पता है प्रीपोजिशन के साथ अब क्या यूज होता है, ये आपको मैंने कई बार बताया, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन यूज होता है। क्यों यूज होता है? ये जो नाउन होता है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट किसका होता है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जरा एक बात पे फरमाइए कि ये जो नाउन यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ यूज हुआ है, तो ये नाउन जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर ए एंड द, क्लियर, किस तरीके की वॉइस आ रही है? क, consonant with a clear consciences. A is the right answer. Now question number 12. I praise dash honesty of this boy.
सी, अब आप मेरे को बताइए, योर ऑनेस्टी, आई प्रेज योर ऑनेस्टी तो गलत हो जाएगा, आई प्रेज हिज ऑनेस्टी भी। अब आप बताइए योर ऑनेस्टी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आई प्रेज ऑनेस्टी आ सकता है? देखिए ऑनेस्ट, अब मैं आपको कुछ और बताता हूं, यहां पर दो तरीके हैं। ऑनेस्ट पर्सन, अब ये जो ऑनेस्ट है और यहां पर जो ऑनेस्टी है, दोनों में फर्क है। यहां पर ये एडजेक्टिव की बात हो रही है, यहां पर जो ये ऑनेस्ट है ना, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस पर्सन के बारे में विशेषता बता रहा है कि ये जो पर्सन है ईमानदार है। तो पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए ए और एन आएगा, तो यहां पर एन ऑनेस्ट आ जाएगा क्योंकि ये हमारा वर्बल साउंड करेगा। क्या यहां पर मैं एन ऑनेस्टी लिख सकता हूं? आई प्रेज एन ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय? बिल्कुल गलत, नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आई प्रेज वॉट, ऑनेस्टी, मैंने उसकी ऑनेस्टी प्रेज करी। आई प्रेज वॉट, वॉट का आंसर है, ये नाउन है और नाउन है, और ये नाउन क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? फीलिंग बताता है, एक्सप्रेशन बताता है और आपकी क्वालिटीज बताता है। तो ये क्वालिटी है, यहां पर ऑनेस्टी क्वालिटी के बारे में बात करी गई है, ऑफ दिस बॉय, इस लड़की की क्वालिटी के बारे में बात करी गई है। तो यहां पर ए और एन का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं था, क्योंकि ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहां पर कौन सी क्वालिटी को प्रेज किया गया है? ऑनेस्टी को। द आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो ज्यादा ध्यान से देखिए, अगर ऑनेस्ट के साथ कोई नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, वो उस पर्सन की विशेषता बता रही कि ये पर्सन ईमानदार है। लेकिन ईमानदारी जो है ये नाउन है, क्योंकि ये एक क्वालिटी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, तो इसलिए हमने द यूज करा है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर, और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर एन लिख देंगे जो कि गलत हो जाएगा, राइट? सो द इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मेडिटेशन, ये नाउन है। एक्चुअली यहां पर जो मेडिटेशन यूज हुआ है ना, ये नाउन है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है? मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। तो अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए मेडिटेशन एक तरीका है। कैसा तरीका? मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। अब बेस्ट आ दिया, आपने जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट लिख देते हैं ना, तो सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आप ग्रेटेस्ट, बेस्ट, बेस्टेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है, राइट? तो बेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, राइट? तो इस तरीके के साथ हम द यूज करते हैं। तो ए को तो आप पहले ही नकारिए। अब मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वे टू काम ऑफ योर नर्व्स, या फिर मेडिटेशन एंड भी नहीं होगा, तो सिंपल है, मेडिटेशन इज द बेस्ट टू काम योर नर्व्स। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वन ऑफ द वे हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट वे नहीं हो सकता। बहुत सारों में से एक बेस्ट कैसे हो सकता है? सारे बेस्ट है, उसमें से एक बेस्ट है, ऐसा है? नहीं है। आपकी क्लास में कोई सबसे स्मार्टेस्ट लड़का है, मैं लिख दूं ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा। और वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आता। कितने तरीके हैं क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के, इन पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद आप प्लूरल लिखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर वे लिखा है, वेज कहाँ लिखा है? और द बेस्ट वेज थोड़ी ना होगा। अगर बेस्ट की बात करी तो वो एक होगा, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी हमने, तो इसीलिए सी आंसर होगा, बी भी गलत हो जाएगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव नेवर सीन डैश एनिमल बिफोर। सो लार्ज एनिमल, एनी लार्ज एनिमल, as large animal, such a large animal। तो आपको बताना, देखिए बात क्या हो रही है कि वो ये बोल रहा है कि मैंने ऐसा एनिमल नहीं देखा। सो लार्ज एनिमल नहीं होगा, एनी लार्ज एनिमल, कोई अब एनी जो होता है ना, आई हैव नेवर सीन, अब एनी को जो उपयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, बिल्कुल। बट जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर एनी का उपयोग किया जा रहा है? नहीं। एज लार्ज नहीं, आई हैव नेवर सीन सच, ऐसा बड़ा जानवर पहले कभी नहीं देखा। सो डी इज द राइट आंसर, सच अ लार्ज एनिमल। एनिमल इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके लिए ए आना जरूरी है, जो ऊपर में से किसी पे भी नहीं था।
राइट, डी इज द राइट आंसर। नाउ अब जो हाईलाइटेड जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, बोल्ड जो वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको इन ऑप्शंस में से बताना है क्या ये रिप्लेस किए जाएंगे, क्या इनकी जगह आप दूसरे आंसर लिख सकते हो। अब देखते हैं, एन अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ये एक फ्रेज है, जो जल्दी आएगा उसको मिलेगा, यानी जो बर्ड सुबह जल्दी आएगी उसको वॉर्म मिलेगा। सो एन अर्ली बर्ड होगा या द अर्ली बर्ड होगा। ए अर्ली का साउंड आ रहा है, ए तो आएगा नहीं, अर्ली बर्ड तो होगा नहीं क्योंकि बर्ड हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल तो आएगा। क्या एक अर्ली वर्ड की बात करी गई है जो जल्दी आएगा, स्पेसिफिक होके बोला गया है, बिल्कुल स्पेसिफिक, जो चिड़िया जल्दी आएगी उसको कीड़ा मिलेगा। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, यहाँ पर अर्ली जो है दा लगा के बस स्पेसिफिक कर दिया है, जो जल्दी है, राइट, कैचेस द वॉर्म। सो ए इज द राइट आंसर, और ये फ्रेज आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये कविता का नाम है। अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आप अब अपना सेंस यूज करिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज व्हाट, जॉय फॉर एवर। तो ये जो जॉय बोला गया है ना, ये जॉय नाउन है। सो यहां पर इज द जॉय नहीं होगा, इज जॉयज नहीं होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत प्यारे से क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं, और ये इतने बेसिक से क्वेश्चन है, इनको आप आंसर जरूर करें। महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। अब इसमें से बताना है, राइट, एज, राइट, यहां पर द फादर लगा है, यहां पर फादर लगा है, यहां पर कॉल्ड लिखा है, एज हटा ही दिया है, राइट। तो अब आपको बताना है क्या यूज होगा, राइट। सो आप बताइए क्या इस तरीके से होगा। तो इसमें जो यूज होगा, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, द फादर नहीं होगा, फादर ऑफ द नेशन होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हार्डली somebody टर्न अप एट द मीटिंग। सो हार्डली जो होता है ना, ये नेगेटिव सेंस को बताता है, राइट, ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड के लिए सम यूज नहीं करते। मैंने बताया था अगर जो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव आ रहा है तो उसके लिए सम यूज होगा, एनी, राइट, एनी यूज होगा, एनीबडी, राइट। सो हार्डली एनीबडी टर्न अप एट द मीटिंग, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, one cannot have a few doubts about safety when a spaceship takes off, right? So देखिए, a few doubt का मतलब यहां पर है कुछ डाउट्स, कुछ। तो अब यहां पर a few की जगह सम आ सकता है। देखिए, सम को पहले ही काट दीजिए, a lot of doubts नहीं होता, a lot of doubts होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। a few doubts इस कंडीशन में गलत है। अब एनी मैं यहां पर सही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, और मैंने आपको बार बार एनी के यूज में बताया था कि एनी क्वेश्चन नेगेटिव और कंडीशंस में आता है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो ये कोई भावना के साथ आता है, राइट, कंडीशनल की भावनाओं के साथ आता है। लेकिन वन कैन नॉट हैव एनी डाउट्स, राइट, एनी डाउट्स, राइट, कोई भी डाउट नहीं थे व्हेन जो उसकी सेफ्टी को लेकर जब स्पेसशिप है उसने टेक ऑफ किया, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी। अब ये बोल रहा है कि वो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, डिसऑनेस्टी नहीं। सो आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन डिसऑनेस्टी, आई कैन एक्सेप्ट एनी अदर थिंग देन डिसऑनेस्टी, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग मोर देन डिसऑनेस्टी, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सो आपने ये क्वेश्चन जनरली पढ़ा होगा, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन डिसऑनेस्टी नहीं, सो अदर देन डिसऑनेस्टी। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आई हैव गॉट सम टी। अब बोल रहा है कि मैंने कुछ चाय मंगाई है या लाया हूं, बट आई डू नॉट हैव अ शुगर। तो आ शुगर नहीं होगा, पहली बात। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, डू नॉट आ गया, तो ए नहीं होगा, आई डू नॉट हैव एनी शुगर,
नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए एनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर मैंने आपको बताया है थ्योरी के अंदर। तो बी इज द राइट आंसर। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प। विदाउट, जाहिर सी बात है, विदाउट का मतलब बिना किसी मदद के। अब यहां पर मीनिंग जरा ध्यान से देखिए। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप, वो स्टेयरकेस चढ़ने की कोशिश करता है बिना किसी मदद के। तो जरा बताइए, लिटिल हेल्प होगा, सम हेल्प होगा, मैनी हेल्प होगा? विदाउट एनी हेल्प, राइट। सो विदाउट के लिए क्या यूज किया जाता है? एनी यूज किया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट यहां से सीख लीजिए। तो यहां से भी सीख लिया नेगेटिव, और यहां से भी सीख लिया एक्सेप्ट एनीथिंग, राइट। अदर देन या कंपैरिजन की बात करोगे, नेगेटिव के लिए एनी यूज करा जा रहा है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, उसके लिए आपने एनी का यूज करोगे। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मे आई गिव यू डैश एडवाइस सी। क्या ये क्वेश्चन है या ऑफर है? पहले इस पे चर्चा कीजिए। मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन वो पूछ रहा है क्या मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूं? तो ये ऑफर करना हुआ। ऑफर और अफर्मेटिव के लिए क्या यूज करना था? एनी या सम? लिटिल का तो आप यूज ही खत्म करिए, एनी भी नहीं आएगा, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो वन और एनी तो वैसे ही खत्म हो गया, लिटिल और सम में बचा। लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन अब यहां पर डिफरेंस है। जैसे यहां पर हमने दिया था ना फ्यू, कहां पर यूज किया था? यहां पर फ्यू। जो ये फ्यू होता है ना, यहां पर ये गलत था। अब जरा इसको भी देखिए, यहां ऑफर करने की बात हो रही है, तो ऑफर में आप सम यूज करते हो। ऑफर और अफर्मेटिव में मे आई गिव यू सम एडवाइस, क्या मैं आपको कुछ राय दे सकता हूं? नाउ लेट मी गिव यू। अब ये ऑफर करने की बात हो रही है, क्या ऑफर किया जाएगा? एडवाइस ऑफर करने की बात हो रही है। तो एडवाइस जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एन तो आएगा नहीं, एनी सम, सम बचा। अब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते। वाटर का वाटर से नहीं लिखते, कॉफी का कॉफीज नहीं लिखते, टी का टीज नहीं लिखते। आप अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते। केवल काउंटेबल नाउन ही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बनते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहां पर एडवाइसेस तो गलत हो जाएगा, इसको डी को भी आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि एडवाइसेस हो गया। यानी अनकाउंटेबल नाउन का जबरदस्ती यहां पर प्लूरल बना दिया गया है, ये गलत है। अब एनी और सम, तो जब भी ऑफर करने की बात आती है तो उसमें हम सम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एनी हम क्वेश्चन और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में जनरली इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कब एनी इस्तेमाल होगा, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है, वो हमने थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एनी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो यहाँ पर एडवाइस वर्ड है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जो सेंटेंस जो हमारा यहाँ पर भाव निकल के आ रहा है वो एक ऑफर की तौर पे भाव निकल के आ रहा है, यानी मैं आपको कुछ राय देता हूं। सो एनी एडवाइस नहीं होगा, सम एडवाइस होगा। सो लेट मी गिव यू सम एडवाइस, सी इज द राइट आंसर। डैश हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। मिस मीनाक्षी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। द मिस मीनाक्षी, दा नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। एनी मिस मीनाक्षी नहीं होगा। अब ए और बी में बताइए। देखिए यहां पर अगर आपको पता है कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है, किस स्कूल के प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो मिस्टर मीनाक्षी सही हो जाएगा। लेकिन जब आपको क्लियर ही नहीं है कि कौन सा स्कूल है, किस स्कूल के प्रिंसिपल को लेके बात हो रही है, तो क्या आप वहां पर बता सकते हो कि किस स्कूल के प्रिंसिपल की बात हो रही है? तो आप स्पेसिफिक कर दीजिए, मिस मीनाक्षी लिख दीजिए हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल। तो वहां पर मैंने स्कूल को मेंशन कर दिया, इस स्कूल की। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि किस स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर बात की जा रही है, तो मैं डेफिनेट क्यों बनाऊंगा इसके? सम मिस मीनाक्षी का मतलब है कोई मिस मीनाक्षी रही है, उनको सेलेक्ट कर लिया गया है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो कोई, ये आपको यूज मैंने सम में बताया था। सम के बाद जब आप सिंगुलर नाउन की बात करते हो या किसी नाम को लिखते हो तो उसका भाव जाता है कोई। कोई पर्सन आपके दरवाजे पे आया, सम पर्सन इज एट योर डोर, राइट। अब हमने कहा था मिस्टर शर्मा आपके दरवाजे पे थे, हमने एक दोस्त को लेकर एग्जाम्पल पढ़ा था।
तो यही तो कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको ध्यान देना है कि कहां पर डेफिनेट है, कहां पर डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें मिस मीनाक्षी की आइडेंटिटी को लेकर क्लियरिटी नहीं है। हमें नहीं पता किस मिस मीनाक्षी की बात हो रही है, किस स्कूल के प्रिंसिपल की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आएगा सम मिस मीनाक्षी। तो अभी हमने 25 क्वेश्चन इस पार्ट में कर लिए। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस थे, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है उसको दोबारा से रिवाइज करिए, थ्योरी को अच्छे से देखिए, समझिए किस तरीके से चीजों को आपको एक्सप्लेन किया गया है। बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।